नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला परिवार में। और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट और साथ में कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि चीज़ें एकदम क्लियर हुई होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो चलिए बच्चों, और देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा कंसेप्ट होगा वो रिमाइंडर कंसेप्ट होगा। तो बच्चों, कई बार इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 प्रकार के यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करेंगे भाई धीरे धीरे, ठीक है। रिमाइंडर कंसेप्ट है क्या, ठीक है। तो नॉर्मल सा बहुत छोटा सा कंसेप्ट है और यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं वो भी हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो समझिए बेटा, तो सबसे पहले हम एक संख्या को, जैसे कि 127 है और 127 को हम 15 से डिवाइड कर दें, 15 से डिवाइड कर दें तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। तो बेटा यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 7। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है और भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो फ्रेशर है बिल्कुल, उनको नहीं पता होता है छोटी छोटी चीजें, क्योंकि यहाँ पर एक कंसेप्ट बनता है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करेंगे भाई। तो ये जो 15 है बेटा, इसी को हम बोलते हैं भाजक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर या डिवाइजर, ठीक है ना। तो जो 15 है ये क्या है बेटा, ये भाजक है हमारा, ठीक है ना। और जो 127 है, इस 127 को हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं बेटा, भाज्य। इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। और जो 8 है हमारा, इस 8 को हम क्या बोलते हैं, 8 को बोलते हैं बेटा हम भागफल यानी कि कोएफिशिएंट, भागफल यानी कि कोएफिशिएंट। और जो 7 है इसी को हम बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ठीक है। तो जब हमने 127 को 15 से डिवाइड किया बेटा, तो शेषफल जो बचा हमारा 7 बचा। तो यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट बनता है, क्योंकि एग्जामिनर इस कंसेप्ट पे यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। देखिए कंसेप्ट क्या बनेगा कि अगर हम इस 127 को इस तरीके से लिखना चाहे, 127 बराबर होता है 15 गुणा 8 प्लस 7, यानी कि 15 अट्ठे 120 और प्लस के 7, यानी कि 15 गुणा 8 120 और प्लस के 7 यानी कि 127। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा भाज्य होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं यहां पे कि जो हमारा भाज्य यानी कि नंबर होता है वो होता है किसके बराबर, वो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। क्लियर है बात यहां तक। तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट बना। प्यारे बच्चों ध्यान दो यहां पे, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इस कंसेप्ट में आपको टोटल 4 वेरिएबल दिखाई दे रहे होंगे। एक भाज्य है, एक भाजक है, एक भागफल है और एक शेषफल है। तो एग्जामिनर करता क्या है यहाँ पे, इन 4 वेरिएबल में से किन्हीं 3 वेरिएबल का मान आपको क्वेश्चन में दे देगा और आपसे किसी एक वेरिएबल का मान पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन पे भी हम चर्चा करेंगे कंसेप्ट के बाद, ठीक है बेटा। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक छोटी सी चीज तो आपने ये समझ ली। अब आपको एक छोटी सी और चीज समझनी है कि जो हमारा बेटा ये शेषफल 7 बचा, जो हमारा ये शेषफल 7 बचा, अब हम ये चाहते हैं कि जो शेषफल 7 बचा, ये शेषफल ना 7 ना बच के 0 आ जाए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 15 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यानी कि जो 127 को हमने 15 से भाग दिया तो रिमाइंडर आया हमारा 7। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जब हम किसी संख्या को 15 से भाग दे शेषफल हमारा 0 हो, ठीक है ना। तो इस शेषफल 7 को 0 करने के लिए हमारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं, 2 ही स्कोप है। एक तरीका तो बेटा ये है कि जो शेषफल बचता है उसको हम माइनस कर दे, यानी कि संख्या में से हम उतना ही माइनस कर दे जितना रिमाइंडर आता है। जैसे कि यहां पर रिमाइंडर बचा बेटा 7, तो अगर मैं यहां से 7 को माइनस कर दूं तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। 7 माइनस 7 यानी कि 0। शेषफल कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्लियर हुई बात। यानी कि अगर मैं 127 में से 7 को माइनस कर दूं तो हमारा जो संख्या बनेगी वो 120 बनेगी। 7 माइनस करने पर जो हमारी संख्या बनती है बेटा वो 120 बनेगी। और 120 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 0। कितना बचेगा, रिमाइंडर 0। यानी कि शेषफल को 0 करने का एक रास्ता तो बेटा सब्ट्रैक्शन का है, यानी कि घटाने वाला है, ठीक है ना। कि जितना शेषफल बचता है
उतना ही शेषफल हम संख्या में से सब्ट्रैक्ट कर ले, माइनस कर ले, यानी कि 127 में से 7 घटा ले तो बचेगा 120। तो वो 120 एक ऐसी संख्या होगी जिसको हम 15 से डिवाइड कर दे और शेषफल हमारा शून्य हो। अब दूसरा रास्ता बेटा ये है कि जो शेषफल है ना, जो शेषफल हमारा बचा इसमें कुछ जोड़ लो, जो शेषफल हमारा आया इसमें कुछ जोड़ लो और जोड़कर भाजक के बराबर कर लो। तो आप कहोगे सर अगर शेषफल को भाजक के बराबर करना है तो इसका मतलब इसमें हमें 8 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 8 और 7 15, तब ये भाजक के बराबर हो सकता है, यानी कि डिवाइजर के बराबर हो सकता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो हम भाजक के बराबर करने में जितना नंबर ऐड करते हैं उतना नंबर आपको संख्या में ऐड करना है, यानी कि 127 में जब आप 8 जोड़ दोगे तो संख्या बनेगी 135 और 135 जो होगी वो 15 से पूरा पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगी। कितना देगी? 0। रिमाइंडर क्या देगी बेटा? 0 देगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जब भी हमें शेषफल को शून्य करना हो तो बस आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि जब भी हमें शेषफल को शून्य करना हो तो हमारे पास शेषफल को 0 करने के लिए केवल 2 स्कोप है, 2 रास्ते हैं। एक तो सब्ट्रैक्शन का है और एक एडिशन का है। सब्ट्रैक्शन कहता है कि जो शेषफल आया उतना ही शेषफल हमें संख्या में से माइनस करना है, और एडिशन बोलता है कि जो शेषफल आया उसमें कुछ जोड़कर उसको भाजक के बराबर कर लो, और हम जितना जोड़ हैं वो संख्या में डायरेक्ट जोड़कर शेषफल शून्य आएगा। क्लियर हुई बात? तो 2 स्कोप है केवल हमारे पास, एक सब्ट्रैक्शन का और एक एडिशन का। क्लियर हुई बात? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इतनी बात तो आपको क्लियर हुई होगी। जितना भी मैं कंसेप्ट आपको आज बताऊंगा फिर ये सेम कंसेप्ट हमें क्वेश्चनों में यूज करना है, प्रयोग करना है, फिर देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। ठीक है ना? तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इससे अगर मैं बात करूं शेषफल निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, शेषफल को फाइंड आउट करने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं, तो डिवीजन के जो तरीके हैं, है ना, देखिए। तो अगर मैं बात करूं प्रोसेस ऑफ डिवीजन, कि शेषफल निकालने के, जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो शेषफल निकालने के कितने तरीके होंगे, प्रोसेस ऑफ डिवीजन। ठीक है ना? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बेटा 3 तरीके हैं, केवल 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या होगा हमारा? पहला तरीका होगा ये कि जब हम किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे, यानी कि डिवाइड करें। जब हम किसी बड़ी संख्या को एक छोटी संख्या से डिवाइड करें, यानी कि भाग करें। ठीक है? ये पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस है बेटा हमारा कि जब हम किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे। ठीक है? और तीसरा क्या होगा बेटा कि जब हम किसी संख्या को उसी के एक गुणनखंड से, उसी के एक फैक्टर से भाग दे। ठीक है ना? जब हम किसी संख्या को उसी के एक फैक्टर से, यानी कि गुणनखंड से, फैक्टर से भाग दे। ठीक है बेटा? तो डिवीजन के केवल 3 प्रोसेस है, यानी कि जब हम क्वेश्चन में प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो रिमाइंडर निकालने के केवल हमारे पास 3 रास्ते हैं, 3 तरीके हैं। पहला रास्ता कहता है कि जब हम बड़ी संख्या को किसी छोटी संख्या से भाग देंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे बेटा। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर ये संख्या हमारी 28 है और 28 को मैं अगर 15 से डिवाइड कर दूं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। जो बचपन से अब तक हम करते आए ठीक वही काम आज करना है, यानी कि जब हम 28 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 दूनी 30 ज्यादा होगा, 15 एकम 15, तो बेटा रिमाइंडर बचेगा हमारा कितना? रिमाइंडर बचेगा 13, यानी कि यहां पर रिमाइंडर आया हमारा 13। क्लियर हुई बात? तो एक चीज तो आपने ये सीख ली कि ये पहले से ही आप जानते थे कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देकर शेषफल निकलता कैसे है। ठीक है ना? अब अगर मैं बात करूं जब हम किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझना बेटा। अगर मैं किसी
छोटी संख्या को, जैसे कि 15 को मैं अगर 28 से भाग कर दूं तो मैंने इसी एग्जांपल का उल्टा कर दिया, यानी कि अगर मैं 15 को 28 से भाग कर दूं तो मुद्दा यह है बेटा रिमाइंडर अब क्या आएगा। तो हम 15 को अब अगर 28 से भाग करते हैं तो 28 ही कम 28 ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं काटना संख्या को, हमें चाहिए रिमाइंडर। तो 28 ही कम 28 ज्यादा होगा, तो 28 की मारनी 0 बार चला दो, 28 गुना 0 कितना बेटा 0, तो शेषफल क्या बचेगा 15। तो यहां से हमें इस बात की गारंटी मिली कि जब भी हम किसी छोटी संख्या को किसी बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल हमेशा छोटी संख्या होगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 15 बचेगा। ये चीज हमें पता करनी थी कि जब भी हम किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल छोटी संख्या बचता है। क्लियर हुई बात। अगर मैं तीसरे प्रोसेस की बात करूं तो तीसरा प्रोसेस बेटा ये कहता है कि जब हम किसी संख्या को उसी के एक फैक्टर से भाग कर दे, जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से समझना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके आपको समझा रहा हूं कि 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो आप कहोगे सर 5 जो है ना 25 का एक फैक्टर है, यानी कि 25 इस 5 से पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी कि 25 5 से पूरा पूरा कटेगा, और अगर पूरा पूरा कटेगा बेटा तो रिमाइंडर आएगा 0। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी हम किसी संख्या को उसी के एक गुणनखंड से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। कितना आता है बेटा 0 आता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं फिर से, 209 को अगर हम 19 से डिवाइड कर दे तो जो 209 है बेटा ये पूरा पूरा 19 से पूरा पूरा डिवाइड होगा कितनी बार 19 ही कम 19 फिर 19 ही कम 19, यानी कि ये 11 बार पूरा पूरा डिविजिबल है। तो इस बात का मतलब हुआ कि यहां पर रिमाइंडर 0 आया। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लो प्रोसेस ऑफ डिवीजन, यानी कि हम जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दे तो रिमाइंडर निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो रिमाइंडर निकालने के केवल 3 तरीके हैं। पहला तरीका हुआ कि जब हम बड़ी संख्या को किसी छोटी संख्या से भाग दे, तो जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दोगे तो जो बचपन से अब तक आप काम करते हैं सेम वही प्रोसेस है। क्लियर हुई बात। लेकिन जब हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा छोटी संख्या शेषफल बचेगा, और जब हम किसी संख्या को उसी के एक फैक्टर से भाग दें तो शेषफल बेटा हमेशा क्या होगा, हमेशा 0 होगा, 0 होगा। क्लियर हुई बात। तो ये आप समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब थोड़ा सा हम यहां पे ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भैया। चलिएगा नोट कर लो आप इसको। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है, चीजों को समझने के लिए बहुत ही बारीकी से समझना है ना। अब ध्यान से सुनो, हम कुछ नंबर का ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं जिससे आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और पता चलने वाला है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ऑब्जर्वेशन। देखिए बेटा, अगर मैं किसी संख्या 75 को 12 से डिवाइड करता हूं, 12 से, तो मुझे आप बताइए शेषफल क्या बचेगा। आप कहोगे सर 12 छिक 72, तो शेषफल बचेगा बेटा 3। 12 छिक 72 शेषफल बचेगा 3। इसी प्रकार अगर मैं 103 को 15 से डिवाइड करता हूं तो बताइए शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, ठीक है ना। तो 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90 और 15 सत्ते 105। तो इस बात का मतलब हुआ कि 15 छिक्का 90, तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 13 बचेगा। 13 रिमाइंडर क्या है हमारा, यहां पे रिमाइंडर आया बेटा 13। और अगर मैं 127 को 16 से डिवाइड कर दूं तो आप मुझे बताएं कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 16 अट्ठे 128 ज्यादा हो गया, तो 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112, तो 8 और 7 15, यानी कि रिमाइंडर बचेगा बेटा 15। क्लियर हुई बात। ठीक इसी प्रकार अगर मैं किसी दूसरी संख्या को, जैसे कि मैं यहाँ पे 185 लिखता हूं, 185 को 25 से डिवाइड कर दूं तो आप मुझे बताइए कि रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। तो आप 25 से 185 को डिवाइड करोगे तो 25 सत्ते 175, यानी कि रिमाइंडर बेटा बचेगा हमारा 10। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी यहाँ पर, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी यहाँ पर कि जो रिमाइंडर आया हमारा, जो रिमाइंडर आया वो भाजक से कम है, भाजक से छोटा है। जो रिमाइंडर आया हमारा यहाँ पे 13, ये 15 से कम है। और जिस संख्या से हम
हम किसी संख्या को भाग देते हैं बेटा, उसी को हम भाजक बोलते हैं, उसी को हम डिवाइजर बोलते हैं। और 103 को अगर हमने भाग दिया तो ये जो है डिविडेंड है, यानी कि भाज्य है। तो 15 से भाग दिया तो ये भाजक कहलाया, और यहाँ भाजक से जो 13 आया ये कम है, ठीक है ना। और जो ये 15 आया बेटा, 15 16 से कम है, यानी कि यहाँ पे 10 जो आया ये 25 से कम है। तो यहाँ से इस बात की पुष्टि मिलती है, इस बात की गारंटी मिलती है कि जो शेषफल होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो रिमाइंडर होगा हमारा, शेषफल होगा हमारा, वो हमेशा भाजक से छोटा हो सकता है, लेकिन कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, और ना ही कभी भाजक के बराबर हो सकता। क्लियर हुई बात? तो इस बात को मैं लिख देता हूं यहां पे पॉइंटों में। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। कहने का मतलब यह हुआ, शेषफल कभी भी भाजक से न तो बड़ा हो सकता न ही भाजक के बराबर हो सकता। हमेशा भाजक से छोटा ही होगा, हमेशा भाजक से छोटा ही होता है, हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि अगर हम किसी संख्या, अगर हम यहां पे लिख रहा हूं मैं, अगर हम किसी संख्या n को, कैपिटल N को, अगर हम किसी संख्या n को भाजक d से डिवाइड करते हैं, भाजक d का मतलब यहां पे डिवाइजर होगा, यानी कि भाजक होगा, भाजक d से डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर, शेषफल क्या हो सकते हैं, यानी कि जब हम किसी संख्या n को भाजक d से डिवाइड करते हैं, किससे? भाजक d से डिवाइड करते हैं, तो शेषफल क्या हो सकता है बेटा? तो मिनिमम शेषफल तो बेटा 0 हो सकता है। तो मिनिमम शेषफल क्या हो सकता है? 0, ठीक है ना। और जो मैक्सिमम शेषफल होगा हमेशा इस भाजक d से 1 कम होगा, हमेशा इस भाजक d से 1 कम होगा, यानी कि 0 के बाद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम शेषफल होगा जिस संख्या से हम भाग करते हैं उससे हमेशा 1 कम होता है, ये हमारा मैक्सिमम शेषफल होगा, यानी कि मैक्सिमम रिमाइंडर होगा। बात समझ में आई? ठीक है, देखिएगा इस 0 को हम क्या बोल देंगे? मिनिमम रिमाइंडर, मिनिमम रिमाइंडर। और ये जो हमारा d-1 होगा ये क्या होगा बेटा? हमारा मैक्सिमम रिमाइंडर, मैक्सिमम रिमाइंडर यानी कि शेषफल, अधिकतम शेषफल। यानी कि अगर मैं किसी संख्या को 20 से डिवाइड करता हूं तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 20 से डिवाइड करने पर मिनिमम शेषफल तो 0 आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम शेषफल बेटा 20 से 1 कम यानी कि 19 आ सकता है। क्लियर हुई बात? अगर मैं किसी संख्या को 1000 से भाग करता हूं तो मिनिमम शेषफल 0 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम शेषफल 1000 से 1 कम यानी कि 999 हो सकता है। ठीक है, तब तक आप इसको नोट करो, मैं एक बार पानी पी लेता हूं। ठीक है बेटा, चलो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर लो अपनी कॉपी पे एक बार। चलिए बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। तो पहला कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा बेटा इसमें कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। फिर दूसरी चीज बेटा हमने ये पढ़ी कि अगर हमें शेषफल को 0 करना है, शेषफल को 0 बनाना है,
तो हमारे पास केवल और केवल दो ही रास्ते होते हैं, केवल दो रास्ते होते हैं, एक तो सब्ट्रैक्शन का और एक एडिशन का। सब्ट्रैक्शन ये कहता है, माइनस ये कहता है कि जो शेषफल बचा उसको डायरेक्ट आप संख्या में से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। और एडिशन ये कहता है कि जो शेषफल हमारे पास आया उसमें कुछ जोड़कर उसको भाजक यानी कि डिवाइजर के बराबर बना लो। यानी कि जो भी हम कुछ घटाते हैं या फिर जो भी हम कुछ जोड़ते हैं वो हमेशा डायरेक्ट हम संख्या में ही जोड़ते हैं और संख्या में से ही घटाते हैं, तभी जाकर हमारा शेषफल जो है शून्य आ सकता है। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये बताइए मुझे कि अगर मैं 350 को 12 से डिवाइड कर दूं और आपसे पूछ लूं कि बताइए रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी कि 12 दूनी 24, 36 ज्यादा होगा तो 12 दूनी 24 चलाओगे तो 6 और 5 11, यानी कि 110 बचेगा। कितना बचेगा? 110 बचेगा। और 110 पे 12 निम्मा 108 चलाओगे तो शेषफल कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा। कितना? 2। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इस 350 को इस तरीके से लिख दूं भाई, 250 प्लस 100, अब भी तो 350 ही है ना ये। अब मैं बोल दूं कि अब बताओ शेषफल क्या होगा, तो बेटा मैं बस आपको एक छोटी सी बात ये सिखाना चाहता हूं कि आपको 250 और 150 को जोड़ना नहीं है कि जोड़कर वापस 350 लिखो। केवल एक छोटे से एग्जांपल से चीजों को समझने का प्रयास करना। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 250 को अगर मैं डायरेक्ट 12 से डिवाइड करता हूं, जो शेषफल आता है मैं वहां लिख दूंगा, और 100 को मैं 12 से डिवाइड कर दूं और जो शेषफल आएगा उसे मैं वहां लिख दूंगा। तो इस तरीके से काम करना है। देखिए 12 दूनी 24, बचा कितना? 1, और 1 और 0 कितना है? 10, यानी कि इसका मतलब कितना शेषफल बचेगा बेटा? 10 बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? 10। दोबारा चेक कर लेते हैं भाई, 12 दूनी 24, कितना बचा? 1, और 1 के साथ कितना है? 0, तो 12 ही कम 12, तो शेषफल कितना बचेगा? 10 बचेगा, क्योंकि 10 पे तो हम हार नहीं चलने की ना 12 की। यहां तक बताओ आपको कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना? एक सेकंड 250 और 100, ठीक है, तो 10 आया हमारा शेषफल। चलिए 12 निम्मा 108 ज्यादा हो गया, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 8 96, तो शेषफल कितना बचेगा बेटा? 12 8 96, शेषफल बचेगा यहाँ पे 4, तो 10 और 4 कितना हुआ? 14, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे प्लस का है, तो 10 और 4 14, इसका मतलब शेषफल आया बेटा हमारा 14। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शेषफल को तब तक डिवाइड करेंगे जब तक भाजक से छोटा ना आ जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 14 आया ना, ये 12 से बड़ा आया, तो इसका मतलब इस 14 को वापस हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा बेटा, रिमाइंडर अब भी तो 2 ही आया ना, तो कुल मिला के बात ये है कि बस ये आपको ये समझाने की कोशिश की मैंने कि अगर आपने 350 को 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2। अगर मैं 350 को 250 प्लस 100 के फॉर्म में लिख दूं, तो अगर आप 250 को 12 से डिवाइड करके 100 को फिर 12 से डिवाइड करके शेषफल निकालना चाहो तो इस तरीके से भी आप शेषफल निकाल सकते हो। यानी कि जब 250 को डिवाइड किया 12 से शेषफल बचा 10, 100 को डिवाइड किया 12 से तो 12 8 96 शेषफल बचा 4, तो 10 और 4 14, यानी कि शेषफल है हमारा 14। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हमें वापस से 12 से डिवाइड करना होगा, और रिमाइंडर आया कितना? 2। यानी कि अगर शेषफल भाजक से बड़ा आए तो हमें भाजक से फिर से उसको डिवाइड करना है। अगर गलती से शेषफल भाजक से बड़ा आए तो हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक शेषफल भाजक से छोटा न आ जाए। ठीक है ना? देखिए बच्चे, अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से और समझाऊं, 47, 52 और 76, इसको अगर हम 15 से डिवाइड कर दें और मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए शेषफल क्या होगा। 47, 52, 76 को अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो अब बेटा बताओ शेषफल क्या होगा। तो एक रास्ता तो ये है कि आप इसको जोड़ लो भाई, 47, 52 और 76 को जोड़ लोगे, 6 और 2 8 और 7 15, 15 का कितना है बेटा? 5 है ना, और 8 और 5 13, 13 और 4 कितना हो गया? 17, यानी कि 175 को वापस जो है 15 से डिवाइड कर लोगे। अब आप जो है ना 15 से 175 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 15 ही कम 15, 2 25, तो यानी कि रिमाइंडर बचेगा हमारा 10। 15 ही कम 15, कितना बचा? 2, पूरा कितना हुआ? 25। अब 25 पे 15 की बाहर नहीं चलाओगे तो 15 ही कम 15, इसका मतलब रिमाइंडर आया 10। ठीक है ना? अब हमें देखना है कि क्या रिमाइंडर अब भी 10 ही आएगा। 15 3 45,
तो शेषफल यहाँ पे कितना है बेटा 2, यानी कि 47 को जब 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 2। अब 52 को अगर आप 15 से डिवाइड करते हो तो 15 तिये 45, कितना बचा 7, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे बचा 7, ठीक है ना। अब ये 76 है, 76 को अगर 15 से डिवाइड करते हो तो 15 पंजे 75, शेषफल बचा बेटा 1। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे यहाँ पे क्या है, प्लस का, तो आप यहाँ पे भी बीच में प्लस लगाओगे, तो 7 और 2 9 और 1 10, तो रिमाइंडर अब भी तो 10 ही आया ना बेटा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि हमें अलग अलग इस तरीके से डिवाइड हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें जोड़ना ही पड़ेगा और तब जाके हम जो है डिवाइड करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से और समझाने का प्रयास करूंगा आपको, ठीक है ना, ध्यान दो। जैसे कि 43 है, 43 गुणा 147, और अब मैं आपसे पूछ लूं कि इसको 19 से भाग दो और बताइए शेषफल क्या होगा। अगर 43 गुणा 147 को 19 से भाग दोगे तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताइए शेषफल क्या होगा, ठीक है बेटा। तो एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए ट्राई करो भाई। देखिए भाई, इस बात का मतलब ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो और 43 की मल्टीप्लाई 147 में करने लग रहे हो और मल्टीप्लाई करके फिर 19 से डिवाइड करोगे, जो भी रिजल्ट होगा, और फिर आप शेषफल निकालोगे। तो बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो तुम्हें सेम काम करना है, पहले 43 को 19 से भाग कर लो, तो 19 दूनी हो गया 38, तो कितना शेषफल बचा बेटा 5, यहां शेषफल कितना बचा 5, ठीक है ना। अब 147 को भाग कर दो 19 से, तो 19 सत्ते हो गया 133, 133 से 147 कितना बढ़ा हुआ, 7 और 7 14, तो यहाँ पे आ गया 14, ठीक है ना। तो इसका मतलब रिमाइंडर आया 14, क्लियर। अब बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, तो 14 पंजे 70, इसका मतलब रिमाइंडर बेटा 70 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए 70, लेकिन हमें ये बात पता है कि रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हमें 70 को 19 से तब तक डिवाइड करना होगा जब तक शेषफल 19 से छोटा ना आ जाए। तो 70 को 19 से डिवाइड कर दो आप, 19 दूनी 38, 19 तिये 57, 19 का 76 ज्यादा होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 19 तिये 57, रिमाइंडर क्या होगा 19 तिये 57, तो रिमाइंडर बचेगा बेटा 13, ठीक है ना। तो 57 से 70 कितना बड़ा हुआ, 13 बड़ा हुआ, तो रिमाइंडर आया 13। तो मैं आशा करता हूं कि चीजें क्लियर हुई होगी कि हमें अगर किसी संख्या को भाग देना है तो जरूरी नहीं है कि उनकी आपस में मल्टीप्लाई ही की जाए या फिर उनको पहले जोड़ना ही पड़े, हम अलग अलग डिवाइड करके भी शेषफल निकाल सकते हैं। बस मैं इन एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये छोटी सी चीज समझाने का प्रयास किया था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसका और रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। ये थोड़े से एग्जाम्पल थे, ठीक है। चलिए, अब कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर इस प्रकार करता है कि जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको कि किसी संख्या n को अगर हम 9 से डिवाइड कर दें और गलती से रिमाइंडर क्या आ जाए, गलती से रिमाइंडर मान के चलो 5 आ जाए, रिमाइंडर कितना आ जाए बेटा 5 आ जाए, ये है हमारा रिमाइंडर। कि किसी संख्या n को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बचता है 5। तो बताइए उसी संख्या के 7 गुने को, उसी संख्या के 7 गुने को 9 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन लैंग्वेज में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। कि किसी संख्या n को अब जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बचता है 5, अगर उसी संख्या के 7 गुने को हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ये छोटी सी एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। अब समझिए भाई, तो ऐसे क्वेश्चनों के साथ किस तरीके से हमें डील करना है तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखना एक बार भाई, यहां पे n है, जब हमने n को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया बेटा 5। अब यहां पे क्या है बेटा 7n, यानी कि हमने नंबर का कितना गुना कर दिया, आप कहोगे सर 7 गुना कर दिया, 7 गुना, कितना गुना कर दिया 7 गुना कर दिया, 7 गुना। क्लियर हुई बात। तो जो काम, जो छेड़छाड़, जितनी बदतमीजी आप नंबर के साथ करते हो बेटा उतनी ही गड़बड़ हमेशा शेषफल के साथ करनी होगी। यानी कि अगर नंबर को 7 गुना कर दिया तो शेषफल भी 7 गुना होगा, तो शेषफल भी कितना होगा 7 गुना। तो इसका मतलब 7 पंजे 35, तो शेषफल कितना है हमारा 35।
35, लेकिन हमें पता है, हमें ज्ञात है कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये 35 जो है ये 9 से बड़ा चला गया, तो इसका मतलब 35 को हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक शेषफल 9 से छोटा ना आ जाए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस 35 को 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 तिये 27, 9 चौक 36 ज्यादा होगा, तो 9 तिये 27, तो रिमाइंडर बचेगा बेटा 8, जो कि 9 से कम है, जो कि 9 से कम है। अब ये चीज आई कहां से, जितना भी हमने कंसेप्ट अभी तक पढ़ा वो सारा का सारा इसमें, सारा निचोड़ इसमें लगा दो। देखिए कैसे भाई, अभी अभी हमने पढ़ा था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो कुल मिला के बात ये है कि जब हमने n को 9 से डिवाइड किया, जब हमने n को 9 से डिवाइड किया तो शेषफल बेटा 5 बचा। कितना बचा? 5 बचा। यानी कि 9 की महारनी कुछ तो गई होगी ना भाई, कुछ टाइम्स तो चली होगी ना। तो मान के चलो हमने 9 की महारनी ना k टाइम्स चलाई, तो 9k कितना आ गया? 9k। तो जब हमने n में से 9k माइनस किया तभी तो शेषफल 5 बचा ना, तभी तो शेषफल 5 बचा। तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा भाज्य है n, तो जो n है ये किसके बराबर होगा? ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 9k प्लस 5 इसके बराबर होगा। n बराबर 9k प्लस 5 के बराबर होगा। क्लियर हुई बात? लेकिन अब एग्जामिनर आपसे चाहता है कि नंबर के 7 गुने को 9 से भाग करके बताओ शेषफल क्या होगा। तो इस नंबर का कर दो 7 गुना। कितना गुना? 7 गुना। तो कितना हुआ बेटा? ये 7n बराबर 7 नम 63 k प्लस 7 पंजे 35। अब 7n की जो वैल्यू आई वो 63k प्लस 35 आई। कितनी आई बेटा? 63k प्लस 35। इस 7n को हमें 9 से भाग करना है और शेषफल बताना है कितना होगा। अब ये बताओ डिवीजन के कितने प्रोसेस थे? अभी अभी थोड़ी देर पहले जो हमने समझा था कि डिवीजन के 3 प्रोसेस है, कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे, या फिर जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे, या फिर जब किसी संख्या को उसी के एक फैक्टर से भाग दे। जब किसी संख्या को उसी के एक फैक्टर से भाग दे तो शेषफल हमेशा शून्य आता है। तो आप मुझे बताओ भाई, k की वैल्यू तो हमें नहीं पता, भागफल की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जो 9 है ना ये 63 का ना एक फैक्टर है, 63 का एक फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 63k को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर बेटा 0 बचेगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, क्योंकि 63 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। हमें इस k की वैल्यू का पता हो चाहे ना पता हो, हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वजह केवल इतनी सी है कि 9 जो है इस 63 का k के कोफिशिएंट का एक फैक्टर है। इसका मतलब ये 63k इस 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। k की वैल्यू चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 63k इस 9 से पूरा पूरा कटेगा, तो पूरा पूरा कटेगा तो इसका मतलब शेषफल 0 होगा। तो इसका मतलब हमें 35 को डिवाइड करना है, 9 तिये 27, तो शेषफल बेटा कितना आया? 8 आया। तो 0 प्लस 8 कितना? 0 प्लस 8 कितना? 8। तो इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर कितना आया बेटा? 8 आया। क्लियर हुई बात? तो ये प्रोसेस है इसका पूरा, है ना, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी से हमने ये ट्रिक बना ली कि जो एक्शन नंबर के साथ होगा, जो एक्शन नंबर के साथ होगा वही सेम एक्शन आपको रिमाइंडर के साथ करना है। अगर नंबर 7 गुना है तो रिमाइंडर को भी 7 गुना करना पड़ेगा। तो ये 35 आया रिमाइंडर, लेकिन 35 जो है 9 से बड़ा आया, तो 35 को 9 से तब तक डिवाइड करो जब तक 9 से छोटा शेषफल ना आ जाए। तो रिमाइंडर 8 आया जो कि 9 से छोटा है। तो इस बात का मतलब हुआ कि शेषफल हमारा 8 होगा। तो पूरा कंसेप्ट, पूरा प्रूफ हमारा ये है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंसेप्ट खत्म। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चनों की बौछार, ठीक है ना। तो तैयार हो जाओ बेटा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा किस तरीके से मिलेगा, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, मैं लिखने का नहीं क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो जिसको लिखना है वो लिख सकता है क्वेश्चन को, और जिसको नहीं लिखना वो बस ऐसे ही समझ लेना, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से खूब मिलते हैं पेपर में और बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये कहा गया है क्वेश्चन में कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? तो सबसे पहले बेटा मैं ऑप्शन लिख
देता हूं यहां पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन दिया हुआ है 7, ऑप्शन दिया हुआ है 5, ऑप्शन दिया हुआ है 3, ऑप्शन दिया हुआ है 0। तो बेटा करने वालों ने कर भी दिया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको आसान क्वेश्चन भी समझकर चलना है। पता चला आपने अच्छे क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन है आसान और वो आप कर ना पाए, तो ना तो तुम इधर के रहोगे ना फिर तुम इधर के रहोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझिएगा, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर, मान के चलो हमारे पास कोई संख्या n है, अगर हम इसको 36 से भाग देते हैं, 36 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है बेटा 19। कितना आता है शेषफल? 19 आता है। तो ये रिमाइंडर है हमारा 19। क्लियर। और तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर, कितने से? 12 से भाग देने पर, तो शेषफल क्या होगा? सवाल में आपसे इतना सा पूछ रखा है कि शेषफल क्या होगा। तो अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि जो एक्शन नंबर के साथ होगा वही सेम एक्शन आपको रिमाइंडर के साथ करना है, यानी कि जितनी छेड़छाड़ नंबर के साथ होगी, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि नंबर यहाँ पे n है और यहाँ पे भी नंबर n है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो इसका मतलब रिमाइंडर भी सेम ही रहने वाला है। तो रिमाइंडर भी बेटा हमारा 19 ही रहने वाला है। लेकिन हमने आज के कंसेप्ट में ये सीखा कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से बेटा छोटा होता है, कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे 12 से ये बड़ा है 19, तो इसका मतलब 19 को तब तक भाग करना है जब तक 12 से छोटा शेषफल न आ जाए। तो 12 से भाग कर दोगे आप इसको वापस से, तो रिमाइंडर बताओ अब क्या बचेगा? तो रिमाइंडर बचेगा बेटा 7। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस बात का मतलब आंसर हुआ हमारा ए। क्लियर होगी बात? आंसर हुआ हमारा ए ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। आसान आसान से क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और जितना भी कंसेप्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया वो सारा ही यूज होगा क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है ना। दोबारा समझ लो कि n को जब हमने 36 से भाग दिया तो शेषफल 19 आया, और जब हमने n को 12 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया? 7 आया, क्योंकि शेषफल नंबर के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो शेषफल भी 19 ही रहना चाहिए। लेकिन 19 12 से बड़ा आ गया तो वापस 12 से डिवाइड कर दिया, तो शेषफल कितना है? 7। अच्छा, एक छोटी सी चीज और समझनी पड़ेगी आपको। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दूसरे वाला भाजक होता है ना भाई, जो दूसरे वाला हमारा भाजक है यानी कि डिवाइजर है, ये जो दूसरे वाला भाजक है 12 और पहले वाला भाजक है 36, यानी कि 12 जो है इस 36 का एक फैक्टर है। क्या है बेटा? फैक्टर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक फैक्टर है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं और इस तरीके से बोल दूं कि किसी संख्या n को 25 से डिवाइड करने पर शेषफल 19 आता है, रिमाइंडर 19 आता है। तो बताइए इसी संख्या n को 8 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? 8 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? यदि हम किसी संख्या n को 25 से भाग दे शेषफल 19 आए, तो इसी संख्या n को 8 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? तो बेटा बच्चा क्या करेगा कि नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो इसका मतलब शेषफल क्या है? शेषफल हमारा 19 ही होगा, शेषफल हमारा 19 ही होगा। लेकिन 19 8 से बड़ा हुआ तो 8 से वापस डिवाइड करेगा, 8 दूनी 16 और रिमाइंडर बचा देगा 3, और जो हो जाएगा गलत, जो हो जाएगा गलत। तो मैं गलती करके भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है ना। देखिएगा, मैंने अभी अभी आपको क्या कहा कि जो दूसरा भाजक होता है वो पहले वाले भाजक का हमेशा एक फैक्टर होता है, एक गुणनखंड होता है। तो आप मुझे बताओ, ये जो 8 है क्या ये 25 का एक फैक्टर है? क्या ये 25 का एक गुणनखंड है? आप कहोगे सर नहीं। तो बेटा फिर आंसर कैसे निकाल सकते हो? आंसर नहीं निकलेगा। इसका आंसर होगा बेटा कैन नॉट डिटरमाइन। उसका कारण क्या है उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। अभी देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, अभी उसको समझाऊंगा इसका कारण क्या है। देखिएगा, तो कारण बेटा ये है कि अगर हमने इस संख्या n को 25 से भाग दिया है ना, तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी बेटा 25 से जब हमने भाग दिया तो कुछ टाइम्स तो हरनी चली होगी ना 25 के, और शेषफल कितना है? 19, यानी कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि जो n की वैल्यू आई, यानी कि जो हमारी संख्या निकली वो 25 के प्लस 19 है। और जब हम इस n को 8 से भाग करेंगे ना, किसको? n को 8 से भाग करेंगे, यानी कि 25 के प्लस 19 को जब हम 8 से भाग करेंगे, तो आप मुझे बताइएगा क्या ये 8 इस 25 का कोई फैक्टर है?
क्या ये 8 इस 25 का कोई फैक्टर है? आप कहोगे सर नहीं। तो इसका मतलब 25k को 8 से डिवाइड करके शेषफल निकालने के लिए हमें इस k की आवश्यकता है, हमें इस k की आवश्यकता है, और हम इस k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसका मतलब क्योंकि ये 25 का एक फैक्टर नहीं है, अगर यहाँ पे 24k होता तो 8 से 24 पूरा पूरा कट जाता और शेषफल 0 आ जाता, लेकिन 25 तो 8 से कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब k की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 25 की मल्टीप्लाई k की वैल्यू में करने पर जो संख्या बनेगी उसको 8 से डिवाइड करके तब जाके शेषफल निकलेगा अब यहाँ पे, और हम k की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम जब k की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि k की वैल्यू हम कैन नॉट डिटरमाइन बोल देंगे कि k की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो अगर k की वैल्यू पॉसिबल नहीं है निकालना, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकालना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां से क्या निकला कि अगर दूसरे वाला भाजक पहले वाले भाजक का फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक छोटी सी चीज और समझ लेना, कई बार एग्जामिनर बच्चों को जाल में फंसाने की साजिश रचेगा और आपको फंसना नहीं है। देखिएगा, अगर दूसरे वाला भाजक पहले वाले भाजक का फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब आंसर तो निकलेगा नहीं। लेकिन कई बार इस तरह के दो नंबर रखेगा एग्जामिनर कि एक दूसरे का फैक्टर या मल्टीपल तो होंगे नहीं वे, लेकिन उन दोनों नंबर में कोई ना कोई नंबर कॉमन जरूर मिलेगा। तो वो सवाल होगा, वो क्वेश्चन होगा हमारा लॉजिकल, और उस लॉजिकल क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, अभी कराऊंगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते ही, ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। चलिएगा, तो अगर दूसरा भाजक पहले वाले का फैक्टर है तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से है तो हम नहीं निकाल सकते। ये छोटी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। और ये जो छोटी सी चीज मैंने आपको बताई, आपके दाएं बाएं इधर उधर जो भी आपके सामने बच्चा बैठा होगा, ये सवाल दे देना उसको, तो देखना आंसर निकाल के रख देगा तुम्हारे हाथों में, जबकि आंसर निकलेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आता है 2। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन A, B, C और D, 2, 3, 1 और 4। करिए जल्दी से, कौन सा आंसर दोगे तुम, है ना। पहले आप करो फिर मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो एक्शन आप नंबर के साथ करते हो वही सेम एक्शन आपको रिमाइंडर के साथ करना है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे नंबर के साथ आपने कितनी बदतमीजी की। आप कहोगे सर स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर। तो इसका मतलब तुम्हें इस रिमाइंडर का भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? स्क्वायर करना पड़ेगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो मैं बोल दूंगा कि हमारा शेषफल 4 होगा। क्या ये 4 5 से छोटा है? अगर छोटा है तो आंसर यही है, अगर बड़ा होता तो वापस 5 से डिवाइड कर देते, ठीक है ना। तो जो भी काम आप नंबर के साथ करोगे वही सेम काम आपको किसके साथ करना है? रिमाइंडर के साथ करना है। और आप देख रहे होंगे कि दूसरे वाला भाजक पहले वाले भाजक का एक फैक्टर भी है और एक मल्टीपल भी है, क्योंकि दोनों सेम नंबर है। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई हमारा, बहुत आसान से सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो क्वेश्चन बेटा मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में। जब किसी एक पूर्णांक बोले तो इंटीजर, यानी कि किसी एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बचता है बेटा 3। यदि 6n-1 को 8 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो ऑप्शन है हमारे पास A, B, C और D। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 0 और 4, ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो एक बार तुम खुद प्रयास करना, आसान सवाल है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिएगा, तो सेम अप्रोच लगाओ जो अभी तक आपको सिखाया है। क्या बताया कि जो काम नंबर के साथ करोगे
वही सेम काम रिमाइंडर के साथ करना है, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नंबर के साथ हमने क्या किया, नंबर के साथ हमने क्या किया, नंबर के साथ आपने 6 गुना किया और फिर -1 कर दिया, तो नंबर का 6 गुना किया फिर -1 कर दिया। तो सेम काम आपको किसके साथ करना है बेटा, रिमाइंडर के साथ करना है। 6 गुना करके -1 कर दोगे तो 3 छंग 18, 18 में से 1 कम कर दोगे, बचेगा कितना बेटा 17। अब 17 से शेषफल बचना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताओ क्या 17 8 से बड़ा नहीं है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 8 से बड़ा है, तो 17 को 8 से तब तक डिवाइड करो जब तक शेषफल 8 से छोटा ना आ जाए। तो 8 से डिवाइड कर दोगे तो 8 दूनी 16, तो शेषफल बचेगा बेटा 1। तो इस बात का मतलब हुआ आंसर हुआ हमारा ए ऑप्शन। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा, इसको आप चाहो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी धन पूर्णांक, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है, जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? देखिए भाई, जब किसी धन पूर्णांक d से, कोई धन पूर्णांक n है भाई, इसको अगर हमने d से डिवाइड किया, विभाजित किया, तो शेषफल बचता है 15। शेषफल बचता है बेटा 15। अब सवाल में ये लिखा हुआ है जब उसी संख्या के 10 गुने को, यानी कि इस नंबर के 10 गुने को 10n को वापस इस d से डिवाइड किया तो शेषफल बचता है बेटा 6। शेषफल कितना बचता है? 6। तो बताइए d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? तो d की मिनिमम वैल्यू आपसे वो जानना चाहता है कि d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सवाल 1 नंबर का तगड़ा क्वेश्चन है, एक बार आप भी प्रयास करना, उसके बाद मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। देखिएगा 4 ऑप्शन है हमारे सामने, ठीक है। तो जब किसी धन पूर्णांक को d से भाग दिया तो शेषफल आया 15, जब संख्या के 10 गुने को d से भाग दिया तो शेषफल आया 6, तो d का मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इस फॉर्म में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया शॉर्ट में, आप लैंग्वेज में लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे भाई। तो एक बात तो हमें पता ही है, क्योंकि हमने आज यहाँ पे कंसेप्ट भी सीखे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की, कि भाई जो हमारा जो रिमाइंडर होता है, जो हमारा शेषफल होता है, वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि भाजक यानी कि डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होता है, कभी ना तो उसके बराबर हो सकता और ना कभी उससे बड़ा हो सकता। तो इसका मतलब ये तो बात तय है कि जो d की वैल्यू होगी ना वो इस 15 से तो बड़ी होगी। d की वैल्यू जो भी रही होगी वो इस 15 से तो बड़ी रही होगी कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो d की वैल्यू होगी 15 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब d की वैल्यू 15 से छोटा नहीं हो सकता। अगर d की वैल्यू बेटा 15 से छोटा नहीं हो सकता, ना तो कभी आंसर 12 हो सकता और ना कभी आंसर 9 हो सकता। अब हम फंस चुके हैं 2 ऑप्शन में, या तो बी ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा। तो चलिए करने का प्रयास करेंगे भाई। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो एक्शन नंबर के साथ होगा वही सेम एक्शन आपको किसके साथ करना है? रिमाइंडर के साथ। तो आप कहोगे सर नंबर के साथ तो हमने 10 गुना कर दिया नंबर को, तो इसका मतलब बेटा शेषफल को भी 10 गुना कर दोगे, क्या दिक्कत है? शेषफल को भी क्या कर दोगे? 10 गुना कर दोगे। तो 10 गुना करने पर हमारा शेषफल आया बेटा 150, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि शेषफल आता है 6। हमारा शेषफल कितना है? 150, लेकिन आना कितना चाहिए? 6। तो इस बात का मतलब ये है, एक बार मैं अब सवाल को रोक के एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अगर मैं 25 को 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 × 21, शेषफल बचा बेटा 4। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इस 25 में ये 4 ज्यादा है, इस 25 में ये 4 एक्स्ट्रा है। अगर मैं 25 में से 4 कम कर दूं तो 21 बचेगा, और 21 जो है 7 से पूरा पूरा कटेगा और रिमाइंडर क्या देगा? 0 देगा रिमाइंडर। बोलो बात समझ में आई क्या? यानी कि 21 का एक फैक्टर बनेगा 7, यानी कि इस 25 को मैं लिख सकता हूं 21 प्लस, इस 25 को लिख सकता हूं मैं 21 + 4, और इसको 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल बचेगा बेटा कितना? 4। यानी कि जो 7 होगा ये इस 21 का एक फैक्टर है कि नहीं? 25 को मैं 21 + 4 लिख सकता हूं कि नहीं?
है भाई 21 प्लस 4 यानी कि 25, 25 को जब 7 से डिवाइड किया तभी तो शेषफल 4 बचा ना, तो इसका मतलब 25 में 4 एक्स्ट्रा है और हम इसको लिख सकते हैं 21 प्लस 4 यानी कि जो 7 हुआ वो 21 का एक फैक्टर हुआ। क्लियर हुई बात। तो सेम काम मैं यहां पे अप्लाई करूंगा कि जो 150 है आना चाहिए शेषफल कितना 150, लेकिन आया कितना 6, इसका मतलब शेषफल अगर 6 आया तो 150 में ना 6 एक्स्ट्रा है, इस 150 में 6 क्या है एक्स्ट्रा है, तो 150 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 144 प्लस 6 लिख सकता हूं कि नहीं। तो इसका मतलब हमने इस d से इसको भाग दिया होगा, है भाई इस 150 को वापस से d से भाग दिया गया होगा तभी तो शेषफल 6 आया होगा, यानी कि 150 इस d से बड़ा आया होगा और हमने जब 150 को d से भाग दिया तभी तो शेषफल 6 आया होगा, और शेषफल 6 आया तो इसका मतलब 150 में 6 ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर 150 में 6 ज्यादा है तो जिस प्रकार 7 21 का एक फैक्टर है, ठीक उसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि d भी 144 का एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है। समझ में आई बात। अगर d 144 का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि फैक्टर हमारा 16 भी 144 का होता है और फैक्टर हमारा 18 भी 144 का होता है, तो 16 से भी कटेगा 144 और 18 से भी 144 कटेगा। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है मिनिमम वैल्यू, तो अब आपको देखना पड़ेगा 16 मिनिमम है कि 18 मिनिमम है, क्योंकि फैक्टर तो 16 भी है और 18 भी है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो d की मिनिमम वैल्यू होगी फिर वो 16 होगी, क्योंकि 18 से छोटा 16 है, इसका मतलब आंसर हमारा बी ऑप्शन है। तो बेटा मुझे आशा ही नहीं कि पूरी उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं वरना क्लास ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है ना। तो नई क्लास में नई वीडियो में फिर से हम इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, अगले क्वेश्चन को करने वाले हैं और इससे आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, चीज़ों को समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो अगली क्लास को पढ़ने से पहले आपको ये वाली क्लास बहुत ही अच्छे से समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत।